नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धर्म प्रकाश और ये है जनादेश, जिसमें हम आपको दिखाते हैं प्रदेश की सियासत का हर वो पहलू जिसे जानना आपके लिए है जरूरी। आज के जनादेश में आगे आपके लिए बहुत कुछ है खास। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हिमाचल जैसे राज्य से केंद्र की राजनीति में बतौर सांसद आज तक सिर्फ 3 ही महिलाएं पहुंच पाई हैं। शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पिता केडी सुल्तानपुरी के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ आखिर कैसे थे रिश्ते। मंडी सीट पर शाही राजकुमार और बॉलीवुड की क्वीन में आपसी बयानबाजी और कितने रंग दिखाएगी। मुद्दों की राजनीति से लेकर सियासी दांवपेच के गणित तक आज होगी हर पहलू पर बात। इसके अलावा भी जनादेश में आगे बहुत कुछ है खास, लेकिन सबसे पहले आज दिन भर की सियासी हलचल पर यह रही आज की जनादेश हेडलाइंस। हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में किया चुनाव प्रचार। महिला सम्मेलन में की शिरकत, आने वाले चुनाव के लिए किया जीत का दावा। शिमला संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कल नामांकन से पहले आज किया शक्ति प्रदर्शन। जयराम ठाकुर और अजीत बिंदल ने भी किया प्रचार। कश्यप बोले, चारों सीटें जीतेगी भाजपा। हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा का भाजपा पर जुबानी हमला। अनुराग ठाकुर पर भी कसा तंज, कहा प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है भाजपा। और उपचुनावों के लिए भी प्रदेश में सियासी हलचल तेज। कुटलैहड़ से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा ने चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से की चुनावों में वोट अपील। और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें हिमाचल की आज की सियासी हलचल को दिखा रही हैं। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जहां चुनावी प्रचार के जरिए जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो वहीं शिमला में सुरेश कश्यप कल होने वाले नामांकन से पहले आज अपना शक्ति प्रदर्शन करते दिखे हैं। सुरेश कश्यप के साथ इस दौरान जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल और प्रदेश भाजपा के बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इधर कुल्लू की तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कंगना रनौत एक बार फिर आज कांग्रेस पर बुरी तरह गरजती नजर आई हैं। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। जबकि ऊना की चौथी तस्वीर है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा आज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के बीच चुनाव प्रचार करते दिखे हैं। सियासी बयानबाजी लगातार जारी है और इस बयानबाजी में एक दूसरे पर हमले भी चल रहे हैं। हमने अपना भाईचारा बनाकर समाज को एकजुट, एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म को बचाना है, अपनी सभ्यता संस्कृति को और आगे बढ़ाना है और हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो 1 तारीख को कमल का बटन दबाकर फिर नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाना है। मोदी जी ने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया कि नहीं दिया भाई? 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा दिया। कईयों की तो 25 रुपए पेंशन नहीं थी, आज 25,000 रुपए पेंशन हो गई। किसी की 45 रुपए पेंशन थी, आज 45,000 रुपए पेंशन हो गई। बड़ा बदलाव आया। हमने बॉर्डर तक रेलवे लाइन, 6,800 किलोमीटर सड़कें बनाई, अटल टनल बनाई। सिंखुड़ा टनल की अटल जी ने, मोदी जी ने मंजूरी दे दी है, जो जिला टनल हमने बना दी है। और हमने हवाई पट्टियां भी बॉर्डर के पास कई और बनाई है। अनुराग ठाकुर जी को अब जो अपने काम गिनाने के लिए तो है नहीं है और हिमाचल की जनता के साथ न्याय नहीं किया है। खुद तो वो जो है लेफ्टिनेंट बन गए, हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो वो धर्म के नाम से वो प्रचार करना शुरू कर रहे हैं। पर मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हिमाचल की जनता से कि आप ध्यान रखिए, कहीं कोई रावण की तरह वेशभूषा पहनकर, भगवा पहनकर आपके साथ जो है अन्याय करने तो नहीं आ रहा है। वो जरूर देखिए कि वो किस अगर मस्जिद का मुद्दा उठाना शुरू हो गया है, तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि जो ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, कहीं उस चोले की आड़ में कहीं रावण तो नहीं है। इधर कंगना रनौत कुल्लू में एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधती नजर आई हैं। राहुल गांधी का नाम लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी पर कंगना रनौत ने जुबानी हमला बोला है। आज उनके एक पुत्र हैं राहुल गांधी जी।
दुनिया कहती है कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दो, और छोड़ने को वो राजी ही नहीं है। हर साल उन्हें लॉन्च किया जाता है, अलग अलग वो जो है तिकड़म चलाते हैं। कभी वो कहते हैं मैं भारत को जोड़ूंगा, कभी कहते हैं मुझे भारत के लिए न्याय चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे ही तो परिवार 60 साल तक राज कर रहा था, न्याय किससे चाहिए? क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी नहीं। हिंदुस्तान का सबसे पुराना खेल है चेस, शतरंज, शय और मात का खेल, प्यादों की सियासी चाल का खेल, जिसमें कब कौन बाजी मार जाए कह नहीं सकते। लेकिन शय और मात का खेल जब शतरंज की बसात से निकलकर जमीनी हकीकत बन जाए तो उसे कहते हैं राजनीति। हिमाचल की मंडी सीट पर कुछ ऐसी ही बसात बिछी है और बाजी कौन मारेगा, इंतजार हर किसी को इसी का है। हिंदी फिल्मों में हिंदुस्तान की राजनीति का अक्स अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन हिंदी फिल्मों के किरदार जब असल राजनीति में दस्तक देते हैं तो हलचल होना लाजमी है। कुछ ऐसी ही हलचल हिमाचल की राजनीति में उस वक्त होने लगी थी जब भारतीय जनता पार्टी ने महादेव की नगरी मंडी से बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत को अपना चुनावी उम्मीदवार बना दिया। कंगना के आने की हलचल चल ही रही थी कि तभी कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को उनके मुकाबले में उतारकर मंडी सीट को हॉट सीट बना दिया। अब ये दोनों चुनाव प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में जो चुनावी हमले सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं वो हैं हिमाचल में बीते साल आई आपदा को लेकर। आपकी बेटी को प्रत्याशी घोषित किया है, तब से इन लोग मेरे बारे में कैसी कैसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, मंडी की बेटी बहनों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, ये मुझे पूछते हैं कि तुमने क्या किया है मंडी के लिए, मंडी में इतनी बड़ी त्रासदी आई। मैं इन्हें पूछती हूँ कि तुम लोगों की सरकार थी, तुम लोगों ने क्या किया? यहाँ नड्डा जी आए, यहाँ गडकरी जी आए, जबकि यहाँ पे उनकी सरकार नहीं है, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। हमारे होम मिनिस्टर जी ने 1800 करोड़ 1800 करोड़ की राशि दी इन्हें। कहाँ गई वो राशि, मैं पूछती हूँ, कहाँ गया वो पैसा? ये कांग्रेस वालों ने खुद ही मिल बांट के वो पैसा हड़प कर लिया। दोस्तों, न जाने कितने हजारों करोड़ का इन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले लिया है और खा गए। चाहे आपदा के समय में हम दिन रात लोगों के साथ खड़े रहे। 3500 करोड़ रुपए मैं केंद्र से हिमाचल के लिए लेकर आया। अभी आखिरी में कोड ऑफ कंडक्ट लगने से एक हफ्ता पहले अतिरिक्त नितिन गडकरी जी ने मेरे कहने पर 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए, ऑन रिकॉर्ड दिए। तो हम राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, वो केवल मनोरंजन की राजनीति करते हैं। और ये मनोरंजन की राजनीति के जो डायरेक्टर हैं माननीय आदरणीय सम्मानीय जयराम ठाकुर जी, जो इनकी पिक्चर चली हुई है, ये स्क्रिप्टेड पिक्चर है और इसका जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर 4 जून को पिट जाना ये निर्णायक है, ये तय है। साल 2023 के जुलाई महीने में कुदरत ने हिमाचल में ऐसी तबाही मचाई थी जो पिछले करीब 50 सालों में नहीं हुई थी। 500 से ज्यादा लोगों की जान गई, करीब 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और साल 2023 की उसी आपदा को अब चुनावी रण में राजनीति का जरिया बनाने की कोशिश हो रही है। और जनादेश में अब बात महिला शक्ति की। क्या आप जानते हैं देवभूमि हिमाचल की करीब 70 लाख से ज्यादा की आबादी में से चुनाव लड़कर और जीतकर लोकसभा में आज तक कितनी महिलाएं पहुंची हैं? महज 3। दावे चाहे कितने भी कर लें, लेकिन असल में देश की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी नाम मात्र का ही है। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ 3 महिलाएं, राजकुमारी अमृत कौर, चंद्रेश कुमारी और प्रतिभा सिंह ही ऐसी 3 महिलाएं हैं जो सांसद बनी हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यानी इस बार हिमाचल से 2 ही महिलाएं चुनावी रण में हैं। इनमें एक है मंडी से कंगना रनौत और दूसरी हैं कांगड़ा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रेखा रानी। साल 1992 में जब पहली बार चुनाव हुए तो पहली बार राजकुमारी अमृत कौर सांसद बनी और वो देश की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। इसके बाद 1984 तक देश की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बिल्कुल ना के बराबर था। फिर 1984 में जोधपुर के शाही घराने की चंद्रेश कुमारी को कांग्रेस ने कांगड़ा से टिकट दिया और वो जीतकर
हिमाचल की दूसरी महिला सांसद बन गई। इसके बाद 2004 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में उतारा और वो जीत भी गई। हालांकि प्रतिभा को 1998 में भी टिकट दिया गया था, लेकिन उस वक्त वो हार गई थी। यानी महिलाओं की भागीदारी देश की राजनीति में हमेशा से प्रतीकात्मक ही रही है। हालांकि राजनीति में अपना सिक्का जमाने के लिए मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी बड़ा रोल होता है। अगर कोई किस्मत का धनी है तो सियासत भी उसके लिए बाहें फैलाए तैयार रहती है। किस्मत का धनी एक ऐसा ही शख्स था, के.डी. सुल्तानपुरी। शिमला से मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पिता कृष्णदत्त सुल्तानपुरी। के.डी. सुल्तानपुरी 6 बार सांसद बने थे, लेकिन इसके बावजूद साल 1996 में उन्हें शिमला से लोकसभा का टिकट ना देने के लिए एक शख्स बुरी तरह अड़ गया था और उस शख्स का नाम था वीरभद्र सिंह। साल था 1996। देश में फिर से लोकसभा चुनाव का वक्त था। शिमला संसदीय सीट पर कांग्रेस में टिकट को लेकर हलचल चल रही थी। इस चुनाव में शिमला से कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता कृष्णदत्त सुल्तानपुरी चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन वीरभद्र सिंह को यह मंजूर नहीं था। इसकी वजह यह थी कि के.डी. सुल्तानपुरी इससे पहले भी 4 बार सांसद बन चुके थे और वीरभद्र सिंह चाहते थे कि अब किसी नए चेहरे को मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में शिमला सीट पर टिकट को लेकर मामला अटक गया। बात इतनी बढ़ गई कि मामला उस वक्त के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव तक पहुंच गया। कांग्रेस नेता रामकृष्ण शांडिल बताते हैं कि नरसिम्हा राव ने दोनों का पक्ष सुना और पूरी स्थिति समझने के बाद वीरभद्र सिंह और के.डी. सुल्तानपुरी में से सुल्तानपुरी का पक्ष लिया और उनका टिकट फाइनल कर दिया। नरसिम्हा राव का मानना था कि जो शख्स 4 बार का सांसद रहा हो उसका जनाधार जाहिर तौर पर मजबूत ही होगा और वो 5वीं बार भी सांसद जरूर बनेगा। इसके साथ ही सुल्तानपुरी के टिकट का रास्ता भी साफ हो गया और वो 5वीं बार शिमला से सांसद के रूप में जीतकर लोकसभा की दहलीज तक पहुंच गए। अब उन्हीं सुल्तानपुरी के बेटे विनोद सुल्तानपुरी को शिमला से कांग्रेस ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला मौजूदा सांसद और भाजपा नेता सुरेश कश्यप से है और इस बार शिमला सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। और जनादेश में आगे आपको दिखाएंगे देवभूमि की फैंसी ड्रेस वाली पॉलिटिक्स। कहीं ट्रेडिशनल ड्रेस में वोटर को लुभाने की कोशिश की जा रही है तो कहीं भगवा चोला पहनकर विचारधारा से इतर कुछ अलग संदेश देने की कोशिश हो रही है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अभी वक्त हो चला है वोट यात्रा का। वोट यात्रा में आज हमारी टीम पहुंची है सिरमौर के नाहन में और जानने की कोशिश की कि वहां का वोटर इन चुनावों को लेकर क्या सोचता है। देखिए वोट यात्रा। डीडी न्यूज़ हिमाचल के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में हम पहुंचे हैं सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके में। यहां की जनता से बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है, क्या ऐसी समस्याएं हैं जो इस इलाके की है और जो सांसद यहां से वो चुनने जा रहे हैं, किस तरीके की उम्मीदें इन लोगों को सांसद से है जो इनको वो यहाँ चुनने जा रहे हैं। साथ साथ क्या क्या इलाके की मौजूदा में यहाँ पर जो वो समस्याएं हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं गिरिपार इलाके की जनता से। इस बार जो हमारा जो सांसद जो चुन के जाए वो हमारी समस्याओं को सुने और हमारी जो समस्या है उस समस्याओं पर गौर फरमाए और आने वाले समय में हमारे जो क्षेत्र की जो समस्या है उसको पूरा करे। हमारी रोड की व्यवस्था को देखे, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखे, हमारे स्कूलों की व्यवस्था को देखे। हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसे संस्थान थे जो बंद पड़े हुए हैं, बिजली के संस्थान हो चाहे IPH के संस्थान हो, वो सब जितने भी है वो बंद पड़े हुए हैं। उन सबको सुचारू रूप से चलाया जाए और उस पे जितने भी कार्यकर्ता हमारे जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं
वो भी उस विषय में ध्यान दें कि भाई हमारे क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, उस विषय में ध्यान दें। आने वाला जो सांसद है वो सांसद यही सोचे हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उस पर जरा ध्यान दें। हम चाहते हैं कि पढ़ा लिखा, समझदार और सुचारू रूप से जो ये हमारे क्षेत्र की जो समस्याओं को उठा सके वैसे सांसद को हम चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि क्षेत्र में तमाम समस्या जो हुई है उसके ऊपर गौर फरमाया जाए। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी अव्यवस्था है, उसके लिए ध्यान दिया जाए। काम करने वाला व्यक्ति इस बार चुनकर संसद में जाए ताकि लोगों की इन समस्याओं को दूर किया जा सके और लोगों को इन समस्याओं से जूझना ना पड़े। लोगों को इन समस्याओं को पोटा इस इतने दूर क्षेत्र में दूरगामी हमारे दूरवर्ती क्षेत्र है, आसपास के कई गांव जैसे बनौर का निगाली है, बनौर के आंध्रा है, किलोड़ है या दूसरे बेलदहार है, तो दूर क्षेत्र पड़ते कुलथीना है, तो इन क्षेत्र के लोगों को नजदीक में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। विकास हमारे यहाँ बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। जहाँ 2014 के बाद बताएं तो यहाँ पर हिमाचल में जो है हमारे क्षेत्र पोंटा में कोई विकास की चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पे पार क्षेत्र से आता हूँ, आंजभोज क्षेत्र के भैला गांव से आता हूँ और जो आंजभोज में जो मैं समस्याएं देखता हूँ वो सबसे बड़ी जो हमारी लाइफ लाइन है वो पोंटा से, और जो आंजभोज का क्षेत्र है उसमें जो लाइफ लाइन है वो हमारी सड़क का मेन मुद्दा रहता है। उसमें सड़क का हमारा आज से 70 साल पहले ये सड़क बनी होगी लेकिन मेटल सड़क नहीं है, सिंगल रोड है, जबकि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रोड में आनी चाहिए थी। ये हम चाहते हैं कि जो जिन लोगों को हम चुनते हैं उनके माध्यम से हम ये काम करवाएं। एरिया में आंजभोज क्षेत्र में गरीब प्रकार के लोग भी रहते हैं, उनको पढ़ाई के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। जैसे पॉलिटेक्निक हमारा कॉलेज है और यहाँ पे अटल विद्यालय की बात हुई थी, वही हम चाहते हैं कि जिस आदमी को भी हम चुने वह ऐसा आए जो हमारे एरिया का डेवलप करे, विकास करे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे, एजुकेशन को बढ़ावा दे। तो आपने देखा कि गिरिपार इलाके के लोगों का क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर, जनता के क्या क्या मुद्दे हैं, ये तमाम बातें इन्होंने डीडी न्यूज़ के साथ साझा की। तो अब देखना ये होगा कि गिरिपार इलाके की जनता किस उम्मीदवार पर अपना विश्वास जताती है और उसे चुनकर लोकसभा में भेजती है। दूरदर्शन समाचार के लिए सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके से सतीश शर्मा। तो चुनाव में मुद्दे सबसे अहम होते हैं और मुद्दे ही एक वोटर के मन को टटोलने का काम करते हैं कि वोट किसे दें, किसका बटन दबाएं, किसकी किस्मत चमकाएं। लेकिन कभी कभी तन को ढकने वाला चोला भी सामने वाले के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर जाता है। दो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं। एक तरफ मंडी से भाजपा के प्रत्याशी कंगना रनौत हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हुए वहां की स्थानीय वेशभूषा में ढलती जा रही हैं। कभी सलवार सूट में नजर आती हैं तो कभी सर पर पहाड़ी दुपट्टा ओढ़े नजर आती हैं, कभी पहाड़ी बोली में वोट अपील करती नजर आती हैं तो कभी खुद को मंडी की बेटी बताकर लोगों को अपनेपन का एहसास कराती नजर आती हैं। दूसरी तस्वीर आप मंडी से ही कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की देख रहे हैं जो कभी भी अपने चुनावी प्रचार में जय श्री राम का उद्घोष करना नहीं भूलते। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी विक्रमादित्य हर बयान के बाद जय श्री राम का उच्चारण करना याद रखते हैं। और तो और मीडिया अपीयरेंस में भी ज्यादातर आजकल भगवा पटका पहने ही वो नजर आते हैं। हालांकि कंगना की वेशभूषा को वो फैंसी ड्रेस बताकर तंज कस चुके हैं, लेकिन इससे इतर एक सच्चाई ये भी है कि मंडी की सीट का चुनाव प्रचार इस बार अलग अलग रंग, अलग अलग स्वाद और अलग अलग सुरों से सजा हुआ नजर आ रहा है। और किसका सुर कितना सुर में है इसका नतीजा तो 4 जून को ही आएगा। तो चुनावी माहौल में चुनावी प्रचार का सिलसिला जारी है और इसी प्रचार के बहाने सियासी विरोधियों पर राजनीतिक तंजबाजी का दौर भी चल रहा है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने इस बार डॉक्टर राजीव भारद्वाज को अपना प्रत्याशी बनाया है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा से है। चुनावी माहौल को लेकर राजीव भारद्वाज से डीडी न्यूज हिमाचल ने खास बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि उनका सियासी गणित क्या कहता है। लोकसभा चुनाव सर पे हैं, इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज। आइए उनसे बात करते हैं कि वह किन मुद्दों को लेके चुनाव मैदान में उतरे हैं। जी सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं अपने शीर्षस्थ नेतृत्व का
कि एक कार्यकर्ता को इतने बड़े दायित्व के लिए उन्होंने आदेश किया है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। और जहां तक आपका प्रश्न है कि किन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि 10 वर्ष का जो मोदी जी का कार्यकाल है, 10 वर्ष की मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर हम लोग जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मोदी जी का 10 वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल, और उससे बड़ी बात आने वाले 25 वर्षों में इस देश की, इस प्रदेश की और हमारे कांगड़ा चंबा लोकसभा की क्या योजना है, इसके ऊपर मोदी जी की बात हम लोग जनमानस के बीच में कर रहे हैं। और कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री के लिए सबसे बड़ा है, ये एक ऐसा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, हमारी पार्लियामेंट्री पहाड़ी प्रदेश है। इसमें ये कोशिश करेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से इतने सुंदर सुंदर यहाँ वर्जिन प्लेसेस हैं जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, जहाँ तक टूरिस्ट को हम लोग नहीं पहुँचा पाए हैं। मेरा सबसे बड़ा आने वाले समय में ये प्रयास रहेगा कि टूरिस्ट को उन स्थानों तक लेकर जाएं जहां वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए कनेक्टिविटी का इशू है, उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा, ये जो चंबा का बहुत कोशिश की थी हमने उस समय में, श्रद्धेय शांता कुमार जी ने भी, सिक्कीधार सीमेंट का प्लांट, और उसके लिए रोजगार के इतने अवसर पैदा हो सकते हैं इस जिले के लिए। लेकिन शांता कुमार जी के प्रयत्न से, और जब जयराम ठाकुर जी बने मुख्यमंत्री, एकदम से रेजोल्यूशन दिया गया। कांग्रेस की सरकार में रेजोल्यूशन नहीं गया था। जब तक प्रदेश की सरकार रेजोल्यूशन ना भेजे तब तक बात सिरे नहीं चढ़ती है, लेकिन गया और उसका टेंडर्स तक फ्लोट हो गए थे। लेकिन शायद कनेक्टिविटी का कोई इशू रहा, कंपनीज आ नहीं पाई, तो मामला वहीं अटका है। पर लेकिन इसके लिए मैं आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इतने भरपूर प्रयत्न किए और हम काफ़ी हद तक सफल भी हो गए। ये प्रयत्न शांता कुमार जी के, श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी के थे, लेकिन जहां मामला अड़ा है, सांसद बनकर उस मामले को भी सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। जा रहे हैं सर, किस तरह का समर्थन जो है वो? बहुत बड़ा समर्थन, और मैं 7 लोकसभा के चुनाव लड़ा चुका हूँ प्रभारी के रूप में, और 8वां मुझे लड़ने का सौभाग्य हुआ है। ऐसा पॉजिटिव माहौल, ऐसा पॉजिटिव वातावरण मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। जनता चुनाव लड़ा रही है, जनता चुनाव लड़ रही है मोदी जी को जिताने के लिए। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इंतजार कर रही है जनता, कि कब हमारे घर में आकर मोदी न्योता दें, हम उनके साथ चलकर दिल्ली में मोदी जी को फिर से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं और इस मोदी के सिपाही को अधिक से अधिक मतों से जिताकर दिल्ली भेजें। ये माहौल मैं देख रहा हूँ पिछले 20-25 दिनों। चंबा जो है कांगड़ा के साथ जुड़ा हुआ है संसदीय क्षेत्र, तो देखा गया है कि चंबा की अनदेखी ही की जाती है, तो आपका क्या वो रहेगा? मैंने चंबा में पिछले 10 वर्षों से काम किया है। चंबा मेरा अपना घर है, और मैं नहीं कहता, चंबा के सभी जितने हमारे कार्यकर्ता हैं मुझे अपना घर का सदस्य मानते हैं, और एक परिवार के सदस्य के रूप में मुझे सांसद के रूप में चंबा के लिए जो करना होगा, बड़ी जोर से, बड़ी तन्मयता से और बड़ी ईमानदारी से करूँगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आपने देखा कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज किस तरह से पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिमाचल में चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी हो गए। वहीं सांसद बनने के बाद चंबा जिला के लिए उनकी कई बड़ी योजनाएं भी हैं। एनडीडी न्यूज़ के लिए चंबा से विकास ठाकुर। और अब जनादेश में वक्त हो चला है चुनावी किस्से का। देश की चुनाव प्रणाली से जुड़ी ऐसी बातें जो अलग हैं, दिलचस्प हैं, अहम हैं और साथ ही जरूरी भी है। तो ये रहा आज का चुनावी किस्सा। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव और आम चुनावों में सिने जगत से जुड़े कई नामी सितारों ने राजनीति की जमीन पर पैर रखा और सफलता की परिभाषा लिख दी। इसमें नरगिस, हेमा मालिनी, जया बच्चन, जया प्रदा, जयललिता, किरण खेर, कन्नड़ अभिनेत्री राम्या और भी कई सुप्रसिद्ध नाम शामिल हैं। और इस मर्तबा अभिनेत्री कंगना रनौत भी प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से राजनीति सियासत के रण में जुटी हुई है। हालांकि क्या वो जीत दर्ज कर पाएगी, ये तो 4 जून को ही चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन फिल्मी सितारों की राजनीति से जुड़ा एक रोचक किस्सा याद आ रहा है, और ये किस्सा है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। जब अमिताभ बच्चन ने 1984 में कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा था।
अमिताभ बच्चन जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जाते, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। उनका ये जलवा मतदान और फिर नतीजों में भी नजर आया। बता दें कि तब बैलेट पेपर के जरिए मतदान होता था। फिर जब मतगणना हुई तो अधिकारी ये देखकर चौंक गए थे कि हजारों मतपत्रों पर अमिताभ बच्चन के पक्ष में मतदान तो किया ही गया था, साथ ही महिला मतदाताओं ने बैलेट पेपर पर लिपस्टिक की छाप भी छोड़ी थी। हालांकि ऐसे करीब 4000 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था। इसके बाद भी अमिताभ बच्चन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय लोकदल के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को 1,09,666 के मुकाबले 2,97,461 से हराया था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना आसान नहीं है। वोट करना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है और हमें इस कर्तव्य की अहमियत और इसकी ताकत को बखूबी समझना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत देश के लिए एक एक वोट कीमती होता है। तो इस चुनावी बेला में जनादेश के जरिए हमारी कोशिश है कि आपको राजनीति के अलग अलग पहलू से हर रोज परिचित करवाया जाए। आज की इस कड़ी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल जनादेश के एक नए फ्लेवर के साथ शाम 7:30 बजे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।